हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में ट्रांसफॉर्मर टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं और आपने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक तैयार किया है, ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसके वाइवा में जितने संभव सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे उन सवालों को मैं आपको उत्तर के सहित आपको समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं इसके डायग्राम को आपको समझा देता हूं, ठीक है, और फिर इसके हम जो इसके कुछ मुख्य पार्ट है उनको समझाएंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, आपसे डायग्राम से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, तो इसके कुछ मुख्य पार्ट देखा आप स्क्रीन पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है, देखो ये कुछ यहाँ पे आप ये वर्गाकार या फिर आयताकार पट्टियां आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको बच्चे हम नर्म लोहे की क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्म लोहे की क्रोड, जिसे हम पटलित लोहे क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अभी कैसे बनाई जाती है, देखो इसको बनाने का तरीका ये होता है बच्चे, इसे बहुत सारी सॉफ्ट आयरन की यानी नर्म लोहे की आयताकार या फिर वर्गाकार पट्टियां होती हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पट्टियां एक के ऊपर एक रखी हैं, ठीक है। तो इस पट्टी नर्म लोहे की क्रोड को हम कैसे बनाते हैं? नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं नर्म लोहे की क्रोड या फिर पटलित लोह क्रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं लिख देता हूं इसको, पटलित लोह क्रोड भी बच्चों हम इसी को कहते हैं, पटलित लोह क्रोड, लोह क्रोड, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे इसको बनाते हैं? नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इस पटलित लोह क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी होती हैं। आपसे कई बार पूछा जाएगा, ये जो कुंडलियां आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली, ठीक है। और ये क्या देखिए यहाँ पे, ये क्या प्राइमरी कॉइल यानी ये क्या आपकी प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। तो ये जो तार जो लिपटा हुआ है, इस तार के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तार किस धातु का बना होता है। तो बच्चे ये जो कुंडलियां होती है ना, ये तांबे के तार की बनी होती है। क्या होती है बच्चे? तांबे का तार होता है इन कुंडलियों में। कौन सा होता है? तांबे का, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी, देखो जिसमें 3 तार आप देख पा रहे हो, ठीक है। कौन सी कुंडली है आपकी? सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली है। समझ में आ रहा? इसमें 3 तार कौन से हैं? एक तो मेन तार जो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है बच्चे आपका अर्थिंग वायर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये 3 जो कुंडलियां है, ठीक है, किस धातु के तार की बनी होती हैं? ये बच्चों आपके कॉपर के तार की बनी होती हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो 2 कुंडलियां होती हैं, कौन कौन सी? जो हम प्राइमरी कॉइल, ये नीचे वाली प्राथमिक कुंडली, और ये दूसरी कुंडली क्या बच्चों आपकी? ये है, ठीक है। और दोनों ये जो तार लगा हुआ है, काय का तार लगा हुआ है? ये तांबे का तार है। किस धातु का तार है बच्चे? ये तांबे का तार है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए, तो ये तो कुछ बच्चे इसके कुछ मेन पार्ट थे जो मैंने आपको बताया। कैसे बताया एक बार फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। जो पटलित लोह की रोड होती है, इसको बच्चों नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रख करके हम बनाते हैं, ठीक है। और इस पटलित क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडली लिपटी होती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं। मैंने इंग्लिश में लिखा प्राइमरी कॉइल यानी कि प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। और ये बच्चा आपकी द्वितीय कुंडली है, समझ में आ रहा है, जिसे हम सेकंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, आप देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो एग्जाम द्वारा आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और वो उनको आपको क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, बारी बारी से हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किस काम आता है? ट्रांसफार्मर जो आपने टॉपिक तैयार किया, तो सबसे पहली बात आपसे यही पूछा जाएगा, जो ट्रांसफार्मर है किस काम आता है, ठीक है। वर्क क्या है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो काम, मेन काम होता है बच्चों, प्रतिवर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, एसी वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किस काम आता है, तो आप बताएंगे प्रतिवर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम आता है, यानी एसी वोल्टेज को परिवर्तित करता है ये। एसी मतलब अल्टरनेटिंग ठीक करंट, ठीक है। एसी वोल्टेज को करता है बच्चों ये चेंज करता है, इस बात को याद रखें। को चेंज करेगा कौन? ट्रांसफार्मर, ये बात याद रखना, बस ये इसका मेन काम है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किस काम आता है, तो ट्रांसफार्मर आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज यानी प्रतिवर्ती वोल्टेज को चेंज करने का काम आता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वोल्टेज को बढ़ाता है, एक वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तभी वो चेंज ही हो रहा है और वोल्टेज घटेगा तभी वो चेंज ही हो रहा है। अभी कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा और कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे क्या देखिए,
यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो काम करता है ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखेंगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इस बात को याद रखेंगे, जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, क्लियर है आप लोग मेरी बात? इसको याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यह ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर मैन बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद रखेंगे, चीज को पूछा जाएगा आप लोगों से। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा होता है बच्चा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर। याद रखेंगे इन नामों को, ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ना, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, यही वोल्टेज को बढ़ाता है जो मैं भी आपको बात करके, क्योंकि ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? ट्रांसफार्मर का मेन काम वोल्टेज को चेंज करना। ठीक है, चेंज करने का, अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर रहा है, ठीक है, तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है ना, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ये बच्चों पावर हाउस यानी बिजली घर पर रखा हुआ होता है, जहां से अपने अपने घरों में बिजली सप्लाई होती है। समझ में आप लोग मेरा? और ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ये आपके शहरों के चौराहों पर, यानी जो गांव होते हैं ना, चौराहा पर ट्रांसफार्मर रखा होता है, जिसके माध्यम से अपने घरों में बिजली आ रही होती है। ठीक है, तो मोहल्लों में जो नुक्कड़ों पर रखा हुआ होता है ना, वही वाला ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आप लोग मेरा? तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या? वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना है, और अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है बच्चों वोल्टेज को डाउन करना है। ठीक है, ये कहाँ रखा होता है? पावर हाउस यानी बिजली घर में रखा होता है, और ये बच्चे अपने मोहल्ले के चौराहों पर रखा होता है, जिसके माध्यम से अपने घरों में बिजली आती है। ठीक है, चलिए क्लियर, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिपटी हुई कुंडलियां किस धातु के तार की बनी होती है? तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां होती है वो क्या बनी होती है? वो तांबे के तार की बनी होती है। तांबे का तार मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इसकी रचना मैंने आपको बताया, तांबे के तार, तांबे के तार की कुंडलियां होती है भैया वो। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे हम बात करते हैं, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है? तो ये अंतर तो मैं आपको बता ही रहा था। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करेगा। क्लियर आप लोग मेरी बात? तो आपसे अंतर पूछा है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? याद करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये अंतर बच्चों यही वाला क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एसी करंट के लिए काम वर्क करता है या डीसी के लिए? तो ये आप तो जानते होंगे, जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं है। डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट बच्चों वो करंट होता है जो हमें बैटरी से मिलता है। किससे मिलता है? बैटरी से मिलता है। ठीक है, या फिर सेल से मिलता है, वो डीसी करंट होता है। लेकिन एसी करंट हमें किससे मिलता है? ये बच्चों में पावर हाउस से मिलता है। कहां से मिलता है बच्चों? पावर हाउस से मिलता है। इसका जो सोर्स है क्या है? एसी जनरेटर, ये आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें, जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों किसके लिए, किस करंट के लिए काम करता है? वो एसी करंट के लिए काम करता है। ठीक है, और डीसी के लिए काम ये नहीं करता है। इस बात को याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर बच्चों एसी करंट के लिए काम करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर एसी के लिए काम करता है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या डीसी के लिए काम क्यों नहीं करता है? डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो डीसी करंट के लिए बच्चों जो कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है, ओमेगा होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है बच्चों? 0 होती है। इस बात को याद रखेंगे। आपसे पूछा है कि डीसी के लिए काम क्यों नहीं करता है? बोले डीसी करंट के लिए बच्चों जो कोणीय आवृत्ति होती है बच्चों, क्या होती है? वो 0 होती है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, क्योंकि देखो आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का जब समीकरण लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे जब ओमेगा ही 0 हो जाएगा तो फिर करंट कहां से आएगा? क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अगर ओमेगा अगर 0 हो गया तो करंट कितना हो जाएगा? करंट 0 हो जाएगा, खत्म हो गई बात सारी। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों भी डीसी के लिए काम नहीं करता है। डीसी करंट कौन सा करंट होता है? ये डायरेक्ट करंट होता है जो हमें बैटरी या सेल से मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसी करंट क्या है? एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आपसे एसी और डीसी की बात चल रही है यहाँ पे। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि एसी करंट क्या होता है?
यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एसी करंट बच्चों वो करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। देखिए मैं इसके ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, इस ग्राफ से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। मान लीजिए ये एसी करंट चल रहा है, ये प्रथम आज क्रम धनात्मक फिर ऋणात्मक, धनात्मक फिर ऋणात्मक, धनात्मक फिर ऋणात्मक। क्लियर है आप लोग मेरी बात? तो ये हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल इसकी बच्चों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है आप लोग मेरे बात? लेकिन डीसी में क्या होता है, ये तो एसी का हो गया, ये ग्राफ तो बच्चों एसी का है, लेकिन डीसी के लिए जब बात करेंगे, डीसी के लिए जब हम बात करेंगे तो डीसी में क्या होता है, डीसी में जो ग्राफ चलता है कि एसी चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसकी दिशा चेंज नहीं होती है, इसकी दिशा चेंज नहीं होती। तो ये जो है ना ये डीसी का ग्राफ है। क्लियर है आप लोग मेरी बात? तो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट बच्चों वो करंट होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार चेंज होते रहते हैं, यानी आवर्त रूप से बदलते रहते हैं। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। कौन? डीसी करंट। क्लियर है आप लोग मेरे पास? अच्छा आगे देखिए, तो आगे देखो डीसी करंट क्या होता है, तो डीसी तो मैं आपको बता रहा हूं कि वह करंट जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं चेंज होते हैं, परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं चेंज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों आपका डीसी करंट होता है। लेकिन एसी करंट का टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है एसी वोल्टेज तथा एसी करंट का समीकरण लिखिए। तो बड़ा आसान है, देखो एसी वोल्टेज इनने समीकरण पूछ लिया ना, आपसे पूछ ही जा सकते हैं। तो वोल्टेज का समीकरण होता है वो होता है बच्चों V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का जो बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये समीकरण किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज का समीकरण बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का क्या, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां बी नॉट क्या बच्चों, वोल्टेज का शिखर मान है, वोल्टेज का शिखर मान है, और आई नोट क्या बच्चों, ये आपका धारा का शिखर मान है। शिखर मान का मतलब क्या होता है, देखिए आपको फिर से बता देता हूं। चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, ये तो ऐसे रहता है, ये करंट का ग्राफ मान लो। तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं बच्चों बी नोट या फिर आई नोट, इसी को बोला जाता है बी नोट या आई नोट, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर है आप लोग मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों ऊर्जा हानि वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन कम से कम आपको दो याद रहनी चाहिए। एक तो होती है बच्चों आपकी फ्लक्स हानि, फ्लक्स लीकेज जिसको बोलते हैं, फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स हानि होती है एक तो, फ्लक्स हानि होती है। दूसरी होती है बच्चे आपकी ताम्रिक हानि, जो तांबे के तार की जो कुंडलियां होती हैं जो गर्म हो जाती हैं, गर्म कभी हीट उत्पन्न करती हैं, ठीक है, तो वहां एनर्जी थोड़ी वेस्ट होती है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम ताम्रिक हानि। तो कम से कम ये दो आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक भंवरधारा हानि यानी जो एडी करंट होता है ना, वो भी बनता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये तीन हानियां मैंने दो बता दी, आपको दो याद रहनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, फ्लक्स हानि, ताम्रिक हानि और एक ईडी करंट बनता है, ठीक है, उससे भी वहां पर हानि होती है। चलिए तो दो याद रखेंगे। आगे देखिए क्या भंवरधारा यानी ईडी करंट क्या होता है, तो वही बात आ गई, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट बनता है, ठीक है। तो क्या भंवरधारा क्या होती है, ईडी करंट क्या होता है, तो देखिए जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, जब किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके संपूर्ण आयतन में कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम बच्चों ईडी करंट के नाम से जानते हैं। तो इस बात को जो मैंने अभी आपको बताया इसको याद कर लेना, ये बच्चे ईडी करंट होता है, कई बार इसकी डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला बच्चों हम बात करते हैं एसी तथा डीसी में कौन खतरनाक है, एसी करंट है या डीसी करंट है। अरे यार बैटरी वाला करंट तो डीसी करंट होता है, और बैटरी के तार तो हम अपने हाथ से ही लपेट देते हैं, समझ में आप लोग में, लेकिन हम एसी के तार तो नहीं छू सकते, समझ में आप। तो एसी करंट जो अपने घरों में करंट आता है ये खतरनाक है, ठीक है, एसी करंट बहुत खतरनाक है, डीसी करंट इतना खतरनाक नहीं है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे हम बात करते हैं अपने घरों में आने वाला करंट एसी या डीसी। अरे यार हम आपको बता रहा हूँ पहले से, अपने घरों में आने वाला करंट कौन सा, ऑल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डीसी करंट नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है, डीसी करंट तो हमें बैटरी या सेल से मिलता है, ठीक है। तो अपने घरों में आने वाला कौन सा करंट है बच्चों, एसी करंट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घरों में आने वाला करंट की आवृत्ति कितनी होती है, जो अपने घरों में करंट आता है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो याद रखेंगे इसकी आवृत्ति बच्चों 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज होती है, मात्रक है इसका, किसका, आवृत्ति का। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि अपने घरों में जो करंट आता है, ये आवृत्ति का मतलब समझा रहा हूं आपको, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो ये 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल पूरी कर लेती है। कितनी साइकिल बच्चों, 50 साइकिल पूरी कर देती है, समझ में आ रहा? देखो यहाँ से यहाँ तक आया आधा चक्कर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये एक पूरा चक्कर हो गया।
तो गर्म आने वाला जो करंट होता है ना, वो 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर लगा देता है। उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। यानी पर सेकंड लगाकर चक्करों की संख्या क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं आवृत्ति होती है। ठीक है? अपने गर्म आने वाले करंट की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों? 50 सेकंड होती है, सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं बच्चों, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? देखिए, मैं इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछी भी गई है। देखिए, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यानी एसी सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति क्षय हो, यानी पी का वैल्यू कितना हो? 0 वाट हो। पी की वैल्यू कितना बच्चों? 0 वाट हो, तो परिपथ की धारा वाटहीन धारा कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए, जब किसी एसी सर्किट के अंदर यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति क्षय न हो, ठीक है, तो परिपथ की धारा वाटहीन धारा कहलाती है। तो ये बच्चे इसका वाटहीन धारा की परिभाषा थी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों यही वो सारे क्वेश्चन थे जो ट्रांसफार्मर टॉपिक से एग्जाम द्वारा आपसे प्रैक्टिकल बायो में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर याद हो जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।